लिखा हुआ है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। ठीक है, कुटीर उद्योग जानते हैं, छोटा मोटा उद्योग होता है जिसमें 10-20 लोग काम करते हैं। ठीक है, इसमें लिखा कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत ₹750 थी, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है ये लिखा हुआ है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ठीक है, तो इसमें आप एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या मान लीजिए। वही पूछा भी गया है, आंसर में भी पूछा गया, उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करिए। तो सामान्य दशा में सवाल में जो पूछा जाता है ना, सवाल में जो उसी को मान लेते हैं। तो जरा देखिए, मान लेते हैं हम यहाँ पे हल में माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, निर्माण किए गए, अभी आपके समझ में आ जाएगा। माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या कुछ भी मान लो, XYZ ABC कुछ भी मान लो, छोटा बड़ा कुछ भी मान लीजिए, हमने X मान लिया। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी दिन उस फैक्ट्री में 10 खिलौने बने होंगे, 20 खिलौने बने होंगे, 50 खिलौने बने होंगे, जितने भी बने होंगे। ठीक है ना, तो मैंने मान लिया। अब हमें तो पता नहीं कि 10 बने हैं कि 20 बने हैं कि 50 बने हैं, पता है, वही हमें निकालना है। तो मैंने मान लिया कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या X है। ठीक है ना, अब एक खिलौने का मूल्य, अतः एक खिलौने का मूल्य क्या लिखा है, बोलिए, सवाल के हिसाब से क्या होगा, लिखा है प्रत्येक खिलौने का मूल्य ₹55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा ₹55 में से उस दिन जितने खिलौने बने हैं उनकी संख्या को घटा दो। तो 55 है, 55 में से कई खिलौने बने हैं, X। ये एक खिलौने का मूल्य ये हो गया। बात क्लियर हो गई? कुल खिलौने कितने बने हैं उस दिन, X, और एक खिलौने का मूल्य क्या है, 55 माइनस X। ठीक है, और यहाँ पर एक बात और है कि उस दिन जितने भी खिलौने बने हैं सबकी निर्माण लागत ₹750 है। इसका मतलब क्या है, कुल जितने खिलौने बने हैं सबकी निर्माण लागत ₹750 है। तो कितने खिलौने बने हैं, X। कहने का मतलब कि X खिलौनों के बनाने में जो रुपए लगे हैं टोटल, वो कितने लगे हैं, 750। तो कैसे निकलेगा, एक खिलौने क्या बताया, गुणा कर देना, कितने खिलौने बने हैं और एक खिलौने की निर्माण लागत क्या है। जैसे मान लो 10 खिलौने बने हों और एक खिलौना 30 रुपए का निर्माण लागत हो, तो 10 और 30 का क्या करोगे, गुणा कर दोगे। तो कितने खिलौने बने यहाँ पर, X, और एक खिलौने की निर्माण लागत क्या है, 55 माइनस। इसका गुणा कर दीजिए तो कुल X खिलौनों की निर्माण लागत आ जाएगी, और वो बराबर हो जाएगा किसके, 750। लिखा हुआ है कि उसने 750 रुपए के खिलौने बने हैं। ठीक है ना, तो आइए प्रश्नानुसार। ठीक है, X खिलौनों की कुल निर्माण लागत बराबर ₹750। ये हो गया। खिलौने कितने हैं, X। एक खिलौने का मूल्य कितना है, मूल्य नहीं बल्कि निर्माण लागत इतने खिलौने बने, एक खिलौने को बनाने में इतना रुपया लगा, इन दोनों को गुणा कर दीजिए, ये कितना होना चाहिए, हमें लगता है समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, 750। अब इसको जब आप हल कर लेंगे तो एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। द्विघात समीकरण को हल कर लोगे तो X का मान निकल जाएगा। X का मान जो निकलेगा वही उस विशेष दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या हो जाएगी। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। X से इस ब्रैकेट को ओपन कर, तो X और 55 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 55X, और X को मल्टीप्लाई करेंगे X²। 750 को इधर घटा लो, इधर ले आओ, ट्रांसपोज कर लो, पक्षांतर कर लो। तो मैंने कई बार बताया, ये बराबर के निशान के इधर या उधर कोई चीज आती जाती तो उसका चिन्ह बदल जाता है।
प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस। यहाँ पर प्लस है तो इधर आएगा ये, और यहाँ पर क्या बचेगा, जब ये 750 इधर आ जाएगा तो यहाँ 0 बचेगा। ठीक, अब हाँ इसको थोड़ा घाट के घटते क्रम में कर लें। माइनस एक्स स्क्वायर कर लिया क्या, इसके बाद में प्लस 55x कर दिया मैंने, इसके बाद माइनस 750 बराबर 0। हमें लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। एक काम और कर लो, चाहो तो ऐसे भी हल हो सकता है, नहीं तो एक काम आप और कर सकते हैं। ये प्रारंभ में माइनस आ गया ना, तो इसमें क्या करिए, माइनस से गुणा कर दो, चाहे माइनस से भाग दे दो, चाहे माइनस कॉमन ले लो, सारा कुछ हो जाएगा। या आप सबसे सीधा तरीका मैंने क्या बताया है, सबका चिन्ह बदल दीजिए, तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का ये माइनस का प्लस कर दो, प्लस का माइनस हो गया, और माइनस का ये भी प्लस हो गया, 750 बराबर 0। ये बात क्लियर हो गई। अब आप इस द्विघात समीकरण से परिचित हैं, नहीं परिचित? मैंने पिछले जो है पिछले दिनों क्या बताया है, द्विघात समीकरण अगर आपको कोई दिया गया तो उसको आप कैसे हल करेंगे ये मैंने बताया, नहीं बताया? तो इसके आगे का रास्ता आपको पता है, लेकिन मैं यहाँ पर बताऊंगा। द्विघात समीकरण को हल करते समय मैंने क्या बताया था, याद है? सबसे पहले मैंने बताया था एक्स स्क्वायर के आगे देखिए क्या कोई गुणांक है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 माना जाता है, और नहीं तो यहाँ पर कोई ना कोई संख्या लिखी हुई होगी। अगर यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई होती है तो उस संख्या से इस सी वाले पद का गुणा कर देते हैं। ए का सी से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और इसका गुणा कर देते हैं तो यहाँ 1 है या 1 है, 1 से 750 को गुणा करेंगे तो यार क्या है, क्या आएगा, 750 आएगा। ठीक है ना? अब हम क्या करेंगे, दूसरा क्या बताया था, सबसे पहले इसका गुणा आपने कर लिया, 750 और 1 का 750 आ गया, हो गया। इसके बाद मैंने क्या बताया था, इसका निशान देखो, इस जो सी है इसके आगे कौन सा चिन्ह लगा है, हैं? मैंने क्या बताया था, यहाँ पर या तो प्लस होगा या तो, अगर प्लस होगा तो हम जोड़ेंगे और माइनस होगा तो यही तो बताया था। कहोगे जोड़ना घटाना क्या है, बता रहा हूं। देखिए अब आप दो संख्याएं ऐसी लीजिए, दो संख्याएं जिनको गुणा करो तो 750 आ जाए, और यहाँ प्लस है ना तो जोड़ने पर 55 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं आपको लेनी है जिनको गुणा करिए तो 750 आ जाए और जोड़िए तो 55, और यहाँ पर माइनस होगा तो हम कहेंगे कि फिर उन संख्याओं को घटाने पर 55 आ जाए। तो क्या होगा, अगर ऐसे निकाल सको, नहीं तो हम बता देंगे। क्या देखो बहुत सारी चीजें हैं, अगर मान लो हम 75 और 10 ले लें, क्या ले लें, 75 10 भी ले सकते हैं, 15 और 50 भी ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, और 30 और 25 भी ले सकते हैं, और भी ले सकते हैं। हम आपको केवल समझा रहे हैं, ठीक है ना, समझा रहा हूं। यहाँ पर बताइए 75 और 10 का गुणा, देखिए आप मतलब दो शर्तें यहाँ पर, गुणा करने पर कितना आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 55। बात क्लियर हो गई। अगर 75 और 10 का हम गुणा करते हैं यहाँ तो कितना आएगा, 750 आ जाएगा, ये 750 आ जाएगा, लेकिन जोड़ने पर 85 आएगा ना, और लाना कितना है 55, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। यहाँ पर आइए 15 और 50 का गुणा करोगे तो 15 बचे 75, गुणा तो 750 आ जाएगा, लेकिन जोड़ोगे तो ये 65 आएगा। आपको क्या लाना है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। यहाँ पर आइए जरा, 25 और 30 का गुणा क्या आएगा, 750, गुणनफल 750 आएगा, और 25 और 30 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यही हम ले लेंगे। ठीक है, ठीक है ना, ये हमारा दो गुणनखंड हो गए 25 और 30, जिसको गुणा करने पर 750 आएगा और जोड़ने पर 55 आ जाएगा, वही हमें चाहिए भी। क्या हो गया, चलो इसको हटा देते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई सबको। तो अब यहाँ पर आइए कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर कर दो, ठीक, माइनस ये 55 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 30 प्लस 25 जो अभी गुणनखंड तुमने किए हैं, और एक्स कर देंगे और प्लस 700 बराबर 0 हो गया। अब इस माइनस से इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। मैंने कई बार बताया कि माइनस से जब कोई ब्रैकेट ओपन होता तो अंदर का सारा निशान बदल जाता है, प्लस होगा माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, माइनस से भी ओपन करेंगे, एक्स भी यहाँ पर है ना, तो एक्स से भी ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30, और ये एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा एक्स, और फिर प्लस का माइनस, ये क्या होगा 25x और प्लस 750 बराबर 0। इसमें कितने पद थे,
1 2 3। यहाँ कितने पद हो गए? 1 2 3 4 पद। अब 2 2 पद करके कॉमन ले लो, ठीक है। 2 पद इधर कर लो, 2 पद इधर करके कॉमन ले लो, ठीक। कैसे कॉमन लेंगे? यहाँ पर क्या कॉमन होगा? x। अब x कॉमन ले लिया, x से इसको भाग दोगे तो केवल x बचेगा। यहाँ पर x से भाग दोगे, ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 30। यहाँ पर -25 कॉमन ले लीजिए। अब -25 से भाग दोगे, देखिए दो बातें हैं। एक तो 25 से हम भाग देंगे, वो माइनस है ना, तो सबका निशान भी बदल जाएगा। ये माइनस है और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। 25 से करना x बचेगा और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। और 25 से इसको भाग दो, 25 दिया 75, ये हो गया बराबर 0। जो ब्रैकेट यहाँ है ऐसा ब्रैकेट यहाँ आना चाहिए, दोनों एक जैसे ब्रैकेट होने चाहिए, तो ये कॉमन हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सवाल को चेक कर लो, हो सकता है कहीं चिन्ह वगैरह में या कुछ तुमने गलती कर दी हो, तो समय रहते उसको चेक कर लीजिए, ठीक है ना। इसको एक जगह लिख दो, काम हो गया। x - 30 और x - 30 आ गया, x बचा यहाँ पर और यहाँ 25, x - बराबर 0 हो गया। ये सारी बातें आप जानते हैं। अब हम कौन सी बात करते हैं? इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का गुणनफल कितना है? 0। मैंने क्या बताया है? दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 होता है, हम आपसे कहें कि हमारे पास दो संख्याएं हैं और उनका गुणनफल 0 है, आप क्या कह सकते हैं? तो आपका केवल यह जवाब होगा, जो दो संख्याएं आपके पास हैं या तो उनमें से एक कोई 0 है या दोनों 0 हैं। समझ में बात? क्योंकि अगर दो संख्याओं का गुणा किया जाएगा और दोनों में से एक भी 0 नहीं होगी तो उसका गुणनफल 0 नहीं। अगर दो संख्याओं का गुणनफल 0 आ रहा है तो उनमें से कोई ना कोई जरूर 0 होगी, या तो फिर दोनों 0 हो सकती हैं। तो हमें यहाँ पता तो है नहीं, हम ऐसे चलेंगे। यदि हम मान लेंगे अगर ये 0 है, x - 30 ये 0 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? इधर चला जाएगा, 30 आ जाएगा। और अगर ये यदि x - 25 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 25। समझ में बात? तो यहाँ पर इस तरह से आपके दो आंसर आ रहे हैं, 30 भी आ सकता है और 25 भी आ सकता है। अब इसको कहो कि जरा सा उत्तर की जांच करके आप बताइए। आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हो। हम मान लेते हैं कि उस दिन 30 खिलौने बने, चेक कर लीजिए थोड़ा दिमाग पे जोर डाल के, कितने खिलौने बने? 30। और एक खिलौने की लागत कैसे आएगी? 55 में से 30 को घटा दीजिए तो क्या रुपए आई? 25 रुपए। तब एक खिलौने की लागत कितनी आ गई? 25। और कई खिलौने बने? 30। भाई अगर हम मानते हैं कि 30 खिलौने बने हैं तो लागत कैसे निकलेगी? 55 में से खिलौने की संख्या घटा दीजिए, तो 55 में से 30 घटा देंगे, 25 आई ना। तो खिलौने कितने बने? 30। एक खिलौना कितने का है? 25। टोटल कितने रुपए का हो जाएगा? 25 और 30 का गुणा कर दो 700, वही यहाँ पर आ रहा है। क्लियर हुई बात ना? यानी सवाल सही लग रहा है कि सही लगा है। अगर हम इसको मान लें कि मान लो उस दिन 25 खिलौने बने, कितने खिलौने बने? 25 खिलौने बने, तब एक खिलौने की लागत कितनी आएगी? 55 में से 25 घटा दो, 30 रुपये आएगी। अब खिलौने कितने बने? 25। एक खिलौने की लागत कितनी आई? 30। तो टोटल लागत कितनी हो जाएगी? 25 30 का गुणा कर दोगे तो भी 750। यानी दोनों तरह से आ रहा है। ये दोनों चीज़ें ठीक हैं, ये दोनों आपके उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, उतार लीजिए, बस 2 मिनट उतारिए। देखिए अगला जो प्रश्न है, प्रश्न 3, एक्सरसाइज 4.2 एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ का। ठीक है, एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न 3 है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182। दो शर्तें दी गई हैं। संख्याएं कितनी पूछी गई हैं? दो संख्याएं पूछी गई हैं। शर्तें कितनी दी गई हैं? 2। आप एक बात याद रखें, किसी सवाल में जितनी अज्ञात राशियां होती हैं उतनी ही शर्तें होंगी, नहीं तो वो लगेगा नहीं। अब दो संख्याएं पूछी गई हैं, दो शर्तें दी गई हैं। कौन सी दो शर्तें हैं? उनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182। आपको दो संख्याएं ऐसी ढूंढनी है जिनको अगर जोड़े तो कितना आ जाए? 27। उनको आपस में गुणा करें तो 182 आ जाए। मान लो नहीं समझ में आ रहा है, आप मान लो 15 और 12 हो गया। क्या हो गया? 15 और 12 का जोड़ कितना होगा? 27 हो जाएगा, होगा। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि 15 और 12 का
गुणा करें तो 182 आ जाए। आपको ऐसी दो संख्याएं प्राप्त करनी है जो इन दोनों शर्तों को पूरी कर रही हो, ठीक है। अच्छा, मैंने पीछे ऐसी बात की है, बताइए अगर दो लोगों का रुपया मिला के 27 रुपया हो, इन दोनों का रुपया मिला के 27 रुपया हो, बोलिए, तो क्या हम कह सकते हैं कि उसमें इनका कितना है इनका कितना है, कह सकते हैं? लेकिन अगर एक का पता हो जाए कि एक का 10 रुपया है तो दूसरे का हम 27 में से घटा लेंगे, क्योंकि दोनों का मिला के 27 है। तो एक का अगर पता चल जाए कि 10 रुपया है तो हम 27 में से 10 कम कर देंगे, आ जाएगा, ठीक। तो दो संख्याएं हैं, उनका जोड़ कितना है? 27 है। एक संख्या आप मान लीजिए, क्या करिए, माना एक संख्या x, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आप इसको ऐसे लीजिए कि दो लोगों का रुपया 27 है और एक का 10 रुपया है तो दूसरे का 27 में से 10 निकल गया 17। तो दो संख्याओं का जोड़ 27 है, उनमें से अगर एक संख्या x है तब दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 27 माइनस x आ जाएगी, ठीक है ना। एक संख्या जितनी भी होगी दूसरी संख्या उसको 27 में से घटाने से आ जाएगी। तो देखिए जो एक शर्त थी उससे हमारा इतना काम हो गया। अब हम दूसरी शर्त पर चलेंगे। संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है? प्रश्नानुसार। ये प्रश्नानुसार का मतलब क्या होता है कि ये कोई मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूं, ये बात सवाल में दी गई है कि उनका गुणनफल 182 है। तो प्रश्नानुसार संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर 182 हो, है, लिखा है, लिख दिया मैंने। और संख्याएं यहां पर क्या है? एक संख्या ये है, एक संख्या, तो इनका गुणा कर दीजिए, एक ये हो गई और एक, आपको पता है इस ब्रैकेट और इस संख्या के बीच में कोई नहीं है, किसी चीज का चिन्ह नहीं है, तो गुणे का माना जाएगा। और ये बराबर कितना हो गया? 182। इसको खोल दो, ओपन कर दो, x से गुणा कर दीजिए तो 27x हो गया। फिर x और x का गुणा हो जाएगा x स्क्वायर। 182 को इधर ले आओ, मैंने कई बार बताया बराबर के निशान के इधर उधर कोई चीज आती जाती है, तो अगर वो प्लस में है तो माइनस हो जाती है, माइनस है तो इसको पक्षांतर का नियम कहते हैं। तो इधर आएगा तो ये माइनस 182 हो गया। अब इसको घात के घटते क्रम में लिख दीजिए। तो सबसे बड़ी घात ये है एक्स स्क्वायर, क्यों? इसके बाद में ये एक घात है इसकी 27x, फिर इसमें 0 घात है 182 बराबर 0, ठीक है ना। एक काम और करिए, चाहो तो ऐसे हल कर सकते हैं, लेकिन एक प्रारंभ में माइनस आ गया तो अभी इससे पहले सवाल में भी ऐसा आया था। क्या करिए, माइनस कॉमन ले लो, माइनस से गुणा कर दीजिए, माइनस से भाग दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, हट जाएगा। या सबका निशान बदल दो यहाँ से यहाँ कि माइनस है तो प्लस है तो है माइनस, माइनस है तो प्लस, हो गया नहीं। अब इसको चाहे गुणा माइनस से गुणा मान लीजिए, चाहे माइनस से भाग मान लीजिए, हो गया। अब इससे आपका परिचय है, आप देखोगे तो आप कहोगे कि ये द्विघात समीकरण है, और इसके आगे का रास्ता मैंने बताया है कि द्विघात समीकरण कैसे हल किया जाता है। लेकिन यहाँ मैं फिर बताऊंगा मैंने कैसे हल करना बताया है। सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक देखिए क्या है यहाँ, 1, तो 182। अगर यहाँ 1 है, मैंने बताया कि सबसे पहले इसके गुणांक से इसका गुणा कर देते हैं ना, तो वो 1 है तो गुणा तो 182 ही आएगा। 182 मैंने लिख लिया है, समझ लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद मैंने क्या बताया था, अब क्या करोगे, इसके आगे का चिन्ह देखो ये क्या है। मैंने क्या बताया था, या तो यहाँ पर धन मिलेगा या तो ऋण मिलेगा। धन मिलेगा तो हम जोड़ के इस संख्या को लाएंगे, और माइनस मिलेगा तो यहाँ पर धन है ना, धन है तो इस संख्या को कैसे लाएंगे, जोड़ के। अब हमारा काम क्या है, हमें दो ऐसी संख्याएं तलाश करनी है, समझ में आया, जिनको गुणा करिए तो 182 आ जाए और जोड़िए तो 27 आ जाए। हो सकता है कि आपको ऐसी संख्याओं को तलाशने में समस्या हो सकता है, समस्या हो तो आप ऐसे फैक्टर करते चले जाइए। चलो बता रहा हूँ, 2 से 2 9 2 91 और 2 आ गई
91 और 2 का गुणा तो 182 आ जाएगा, लेकिन 91 और 2 जोड़ोगे तो 93 आएगा, जबकि आपको लाना है। अभी आगे और चलिए, समझ में आ रहा है? आगे और चलिए। अभी 2 से तो कैंसिल नहीं होगा, अब 3 ले लीजिए। क्या करोगे? तो 3 से तो नहीं कटेगा, हाँ 7 से कटेगा, सही कह रहे हो। तो 7 एकम 7, 2 बचेगा, 7 तरीके। अब 7 दूनी 14 कर लो, एक साथ कर लो। ये 7 दूनी 14 हो गया और ये 13 हो गया। 14 13 का गुणा 182 आ जाएगा और 14 13 जोड़ेंगे तो 27। तो यही हमारा गुणनखंड आ गया ना। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, ढंग से देखिए। एक्स स्क्वायर, अब 27 नहीं लिखेंगे, इसकी जगह पर 14 प्लस 13 लिख देंगे। 14 प्लस 13 और यहाँ पर एक्स कर दो प्लस 182 बराबर। बातें समझ में आ रही? अगर किसी के समझ में ना आए, कहीं पर भी दिक्कत है तो आप प्रश्न कर सकते हैं, ठीक है ना? आइए चलो, अब हम क्या करेंगे, इस माइनस से ब्रैकेट को ओपन कर दो, माइनस से भी एक्स भी है, इससे ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। माइनस से जब ब्रैकेट ओपन किया जाता है तो अंदर सबका निशान बदल जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस। समझ रहे हैं? ये दोनों प्लस हैं तो माइनस हो जाएगा 14 और यहाँ एक्स भी ओपन होगा, एक्स कर दो, ये प्लस है भी माइनस 13 एक्स हो गया और प्लस 182 हो गया नहीं? अभी इसमें कितने, भाई बात मत करिए आपस में, इसमें कितनी जो है, कितने पत्ते? 3 पत्ते। इसमें कितने पत्ते? 1 2 3 4। अब 2 पदों में कॉमन ले लो। कुछ अगर सीखना चाहोगे तो सीख जाओगे, सीधी सी बात है। बिल्कुल मैं सरल करके बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन को नहीं बता रहा हूँ, इससे आसान नहीं हो सकता कुछ। इसमें कॉमन ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स है, इसमें एक्स कॉमन हो जाएगा। जो हम कॉमन लेते हैं उससे फिर इन पदों में मैंने x कॉमन लिया है, जिस चीज को कॉमन लेते हैं उससे फिर हम भाग देते हैं। x से इसको भाग देंगे 1x आ जाएगा, x से 14x को भाग देंगे, x कैंसिल हो जाएगा, 14 आएगा। यहाँ पर माइनस 13 कॉमन ले लो, क्या करोगे? माइनस 13 कॉमन ले लो, ठीक है ना? अब जब माइनस 13 हम कॉमन लेंगे तो 2 काम होगा। एक तो माइनस आपने कॉमन लिया तो अंदर के सब निशान बदल जाएंगे, और x भी 13 कॉमन लिया तो 13 से भाग भी हो जाएगा। क्या कॉमन लिया है? माइनस 13। तो माइनस का प्रभाव क्या पड़ेगा कि ब्रैकेट के अंदर जितनी भी चीजें जाएंगे उनका चिन्ह बदल जाएगा। और 13 कॉमन लिया, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? 13 से सबको भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई? माइनस 13 से अगर इसको हम भाग देंगे तो माइनस 13 कैंसिल हो जाएगा, ये x आएगा। क्या आएगा? x आएगा। और ये प्लस का माइनस कर दो और फिर 13 से इसको भाग दे दीजिए। 13 से इसको भाग दोगे, 13 एक करना 13, 18 में से 13 जाएगा 5 और 2 52, 13 चौको 52। ये आ गया नहीं? देखिए मैंने क्या बताया था, जैसा ब्रैकेट यहाँ आता है वैसा ही ब्रैकेट यहाँ आना चाहिए। अब एक बार फिर एक कॉमन हो जाएगा, इसको एक जगह लिख दो, x माइनस 14, ये आ गया, ठीक है ना? और ये x माइनस 13 बराबर 0 हो गया। फिर वही पुरानी रटी हुई भाषा है, इन 2 संख्याओं का गुणनफल 0 है। और मैंने बताया 2 संख्याओं का गुणनफल 0 होगा तो उनमें से या तो एक 0 होगी या दोनों 0। हमें पता नहीं कौन सी 0 है, हम ऐसे चलेंगे। यदि x माइनस 14 है, ये अगर 0 होगी तो ये x बराबर 14 आ जाएगी, और एक संख्या जब 14 आ जाएगी तो दूसरी 27 में से 14 घट जाएगी, 13 आ जाएगी। और अगर x माइनस 13 ये बराबर 0 हो गई तो x बराबर ये 13 इधर आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये संख्या हो गई। कहने का मतलब एक संख्या अगर 14 आएगी तो एक 13 आएगी, और या एक 13 लोगे तो एक 14 हो जाएगी। 13 14 का जोड़ क्या होता है? 27। 13 और 14 का गुणा क्या होता है? 182। ये सही है, ठीक है। अब इसको आप कर लें। देखिए अगला सवाल है, प्रश्न चौथा, एक्सरसाइज 4.2 का। दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योग 365 है। बात क्लियर हो गई? कितने पूर्णांक ज्ञात करने हैं आपको? 2, और दोनों धनात्मक होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? धनात्मक। और एक शब्द आया क्रमागत,
मैंने क्रमागत पर शायद 2-1 दिन पहले भी बात की है। यहाँ पर आपको बहुत सचेत रहना है। अगर क्रमागत सम या क्रमागत विषम की बात आएगी, जैसे एक सम क्या होगा बताओ? एक सम 4 है, 4 के बाद अगला सम क्या है? 6, 6 के बाद 8, 10। यानी एक सम से अगले सम पर जब आप जाएंगे, एक सम संख्या से दूसरी सम संख्या पर जाओगे तो 2 का अंतर होगा। इसी तरह से विषम में भी एक विषम संख्या कोई बताओ? 3। एक संख्या विषम संख्या 3 है, अगली विषम संख्या 3 के बाद 2 जोड़ 5, 7, 9, 2 के अंतर से। हम कहना क्या चाहते हैं? अगर यहाँ पर 2 धनात्मक क्रमागत सम पूर्णांक होता या विषम पूर्णांक होता तो एक सम पूर्णांक मान लेते, फिर उसमें 2 जोड़ के अगला सम पूर्णांक लाते। और ऐसे विषम पूर्णांक अगर दिया हुआ होता तो एक विषम पूर्णांक मान लेते और अगला विषम पूर्णांक उसमें 2 जोड़ के आता। लेकिन अगर सम विषम नहीं दिया गया है, सीधे क्रमागत दिया गया है, तो क्रमागत संख्या जानते 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1 के अंतर से चलती नहीं चलती हैं। किन्हीं भी 2 क्रमागत संख्याओं में कितने का अंतर होता है? 1 का अंतर होता है। आइए मान लीजिए, माना 1, इसी लैंग्वेज के अनुसार मान लो, माना 1 धनात्मक, यहाँ क्रमागत नहीं होगी। जब आप पहली संख्या मानोगे तब उसमें थोड़े क्रमागत लगाओगे भाई। एक संख्या मान लोगे, 3 मान लोगे तब 3 के बाद क्रम शुरू होगा ना, या 8 मान लोगे तो 8 के बाद क्रम शुरू होगा। तो माना 1 धनात्मक पूर्णांक x है, ठीक है ना? तब क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, यहां दोनों रास्ते आपके सामने हैं। x + 1 भी कर सकते हो, x - 1 भी कर सकते हो। मेरी बात समझ लो, x + 1 भी कर सकते हो। अगर x + 1 करोगे तो इसका मतलब पहले तुमने जो संख्या मानी वो छोटी मानी है, बाद वाली बड़ी हो जाएगी, ठीक है ना? और अगर माइनस करते हो तो इसका मतलब पहले आपने बड़ी मानी 7 मानी, इसके बाद 6, इसके बाद 5, ऐसे आ जाएगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो एक धनात्मक पूर्णांक x हो गया, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x + 1। और यहीं पर अगर सम होता तो हम यहाँ पर धनात्मक सम पूर्णांक मानते और यहाँ पर फिर 2 जोड़ते, और विषम होता तो धनात्मक विषम पूर्णांक मानते और यहाँ पर 2 जोड़ते। लेकिन अगर सम विषम शब्द नहीं आएगा तो आप 1 जोड़ेंगे, क्योंकि पूर्णांकों के बीच में 1 का अंतर होता है। अब बात क्लियर होगी, सबके समझ में आ गई? इसमें तो दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, मैंने क्या बताया था कि इसमें दो पूर्णांक आपको याद करने हैं, तो 2 शर्तें चाहिए नहीं चाहिए? मैंने आपको बताया कि सवाल में जितनी अज्ञात राशियां होंगी उतनी शर्तें होंगी तब सवाल लगेगा। तो 2 पूर्णांक आपको याद करने हैं, 2 शर्तें। तो एक तो कहोगे यहाँ तो लग रहा है कि एक ही शर्त दी गई है कि उनके वर्गों का योगफल 365 है। आपको लग रहा है कि एक ही शर्त दी गई है, एक शर्त छुपी हुई है। एक शब्द यहाँ क्रमागत जो कह दिया, नहीं कह दिया, तो आप जान लीजिए क्रमागत कह दिया, इसका मतलब कि उन संख्याओं में 1 का अंतर है। तो वो उसका हमने प्रयोग यहाँ पर कर लिया उस शर्त का। अब दूसरी शर्त जो है उसका प्रयोग कर लीजिए, समझ रहे हो? अगर किसी को समझ में ना आए तो प्रश्न करेगा। प्रश्नानुसार क्या लिखा है? इन पूर्णांकों के वर्गों का योग कितना है? 365। लिख दीजिए 1 मिनट इसको। पूर्णांकों के वर्गों का योग, योग लिख दो, योगफल लिख दो, बराबर 365। पूर्णांकों का योग 365 नहीं है, पूर्णांकों के वर्गों का योग। एक पूर्णांक तुम्हारा x हो गया, एक पूर्णांक क्या हो गया? x + 1 हो गया, हो गए दोनों। तो इनका योगफल 365 नहीं, इनके वर्गों का। तो इसका वर्ग करो, ये हो गया, इसका वर्ग करो, ये हो गया। अब योगफल हो गया क्या? अभी नहीं। योगफल करने के लिए बीच में धन लगाओ, अब हो गया। देखिए, इसका वर्ग हो गया, इसका वर्ग हो गया, योगफल हो गया, ये बराबर कितना हो गया? 365 हो गया। अब बात क्लियर हो गई? इस ब्रैकेट को ओपन कर दो। अभी देखिए इसका जो है द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगा। कैसे? x²। a एक आइडेंटिटी होती है, a + b होल स्क्वायर। बताएगा तुमको, बताओ जरा सा क्या होता है a + b होल स्क्वायर? a² + b² + क्या होता है बेटा, बताओ। हाँ,
सही बता रही हूँ, उसमें घबराने की बात है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक ही बात है। तो चलिए एक बार इसका स्क्वायर कर दो, ठीक, एक बार इसका स्क्वायर कर लो, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर घन सब एक बराबर होता है, एक ही होता है। ए स्क्वायर प्लस 2ab का मतलब इनका गुणा करो और उसका डबल करो, x और 1 का गुणा x को 2 से गुणा करेंगे 2x और 365 को इधर शिफ्ट कर लो, ये आ गया। तो इधर प्लस में इधर आया माइनस हो गया। यहां तक समझ में आई बात? फिर मैं बता दे रहा हूं, ये तो ऐसे लिख दिया, a प्लस ऐसे a प्लस बी होल स्क्वायर खोल दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ऐसे कर दिया मैंने। 365 उधर प्लस में था, इधर आया माइनस हो गया। अब एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा, लाइक टर्म है, एक जैसे पद हैं, 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x और 365 में से एक घटा दो, 364, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है, इसमें से निकल जाएगा, बराबर हो गया। ये द्विघात समीकरण लग रहा है, नहीं लग रहा है? आपको इससे परिचय है, ये द्विघात समीकरण। इसको और छोटा कर सकते हो, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 364 सब 2 से कैंसिल हो रहे हैं, 2 से भाग दे दीजिए इनको, चाहे 2 कॉमन लेके भाग दे दीजिए, हम 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। जब 2 से भाग देंगे, इसको 2 से भाग देंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे, 2 कैंसिल हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, इसको 2 से भाग देंगे, 2 करना 2, 3 में से 2 गया 1, 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे और 4 2 दूनी हो गया। देखिए ये बिल्कुल सरल हो गया। अब इसको तो आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं, ये बिल्कुल द्विघात समीकरण है नहीं है। अब इसको हम हल करेंगे तो x का मान आ जाएगा। कैसे हल करेंगे? देखिए हल करने का तरीका मैंने कई बार बताया है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये जो c है इसको c कहते हैं, इसको x स्क्वायर के गुणांक से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 है तो आप 182 ही ले लो, क्योंकि 182 को आप 1 से गुणा करोगे तो 182 ही आएगा। बात समझ में आ रही है? किसी को दिक्कत हो तो अपना हाथ खड़ा करे, मैंने कई दिन से इस चीज़ें बताई हैं, हमें नहीं लग रहा किसी को दिक्कत होनी चाहिए। 182 हो गया। अब दूसरे नंबर पर क्या काम करेंगे बताओ भाई, तुम्हारा नाम क्या है भूल गया? सोनल। बताओ अब क्या करेंगे? हम क्रम से सारी बातें बताते हैं, आपने देखा होगा। हाँ पहले तो मैंने इसको गुणा कर लिया, 182 हो गया। अब मैंने क्या बताया, क्या करेंगे? ऐसी कोई संख्या हो जिसको गुणा। तुम ज्यादा बता रही हो, प्रशांत। हाँ बताओ क्या? इसके आगे का निशान। हाँ इसको देखो, इसके आगे का देखिए, क्रम से आप चलिए, अपने दिमाग में एक सिस्टम सेट रखिए। यहाँ पर इसका निशान देखो, ये माइनस है ना, और माइनस जब यहाँ पर मिलेगा तो आप अपने दिमाग में तय करोगे कि दोनों गुणनखंडों को घटाने पर इसका गुणांक आना चाहिए। इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1, इसका गुणांक आगे कुछ नहीं तो 1, ठीक है ना, घटाने पर। यानी अब क्या हो गया, दो संख्याएं आप ऐसी तलाश करिए जिनको गुणा करिए तो 182 आ जाए, और उनको आपस में घटाइए तो 1 आ जाए। समझ में आया? अगर आपको तुरंत सूझ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं सूझता है तो उसमें परेशान होने की बात बिल्कुल नहीं है। आप ये फैक्टर करते जाइए, 2 से करो, छोटे से शुरू करिए। 2 9 18 और 2 1 2, 91 और 2 आ गया। 91 और 2 का गुणा 182 होगा कि नहीं होगा? होगा। और 91 में से जब 2 घटा देंगे तो 1 तो आएगा नहीं कि आएगा? आपको 1 लाना है, तो अभी आपको आगे प्रोसेस जारी रखनी पड़ेगी। चलिए अब ये क्या करेंगे, इसको 2 से कटेगा नहीं, हाँ 7 से कर दो। अभी भी 7 से किया था, 7 करना 7 और 7 21 और 7 14 हो गया। फिर वही आ गया 20 से पहले वाला जो सवाल वही आ गया है, उसमें जोड़ के लाना है 27, इसमें घटा के 1 लाना है, ठीक है। तो 14 और 13 आ गया, ये 2 7 एक साथ ले लिया, 14 आ गया और 13 आ गया। 14 और 13 का गुणा 182 हो जाएगा, और 14 में से 13 जाएगा तो कोई भी कहेगा कि 1 बचेगा, नहीं बचेगा, वही आ गया। आइए अब यहाँ गुणनखंड करते हैं, इसका फैक्टर कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसका गुणांक 1 है ना, 1 न लिखकर बल्कि ये 14 माइनस 13, ठीक है ना, ये लिखेंगे हम। ये बात ध्यान देने की बहुत, देखिए यहाँ पर अगर माइनस का निशान होगा तो यहाँ पर हम घटा के लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस का निशान होगा तो इसके अंदर हम जोड़ के लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखना है, बस दिक्कत नहीं आएगी। आगे माइनस 182 ऐसे लिख लो, हो गया, ठीक है।
आगे चलते हैं, देखिए जरा सा। एक्स स्क्वायर और प्लस है, ये देखिए प्लस है ना, प्लस से ब्रैकेट ओपन होगा, कोई निशान नहीं बदलेगा, ये प्लस 14 हो जाएगा, यहाँ एक्स है, एक्स से भी गुना हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस ही रहेगा, 13 एक्स और माइनस 182 बराबर 0। इसमें कितने पद थे? 1 2 3। इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4। दो पदों को एक साथ लेके कॉमन ले लो, ठीक है ना, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर और 14 एक्स में एक्स कॉमन हो जाएगा, एक्स से भाग दोगे एक्स आ जाएगा, और एक्स से यहाँ भाग दोगे एक्स कैंसिल हो जाएगा, 14 आएगा। यहाँ पर माइनस 13 कॉमन ले लो, एक्स कॉमन नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक्स है, यहाँ पर नहीं है। अब माइनस 13 कॉमन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था, यहाँ पर सावधान हो जाइए, गलती बिल्कुल नहीं करना है। माइनस 13 कॉमन लिया है तो यहाँ पर 2 चीज़ें जाएंगी, एक तो आपने माइनस कॉमन लिया है तो अंदर जो भी चीज़ें जाएंगी सबका निशान चेंज हो जाएगा। निशान चेंज होने का मतलब प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, और दूसरी चीज़ 13 से सबको भाग भी होगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस 13 कैंसिल हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, और माइनस का ये प्लस हो जाएगा। अब 13 से इसको भाग दे दो, 13 एक अन्ना 13, 18 में से 13 जाएगा 5 आएगा, तो 2 52 हो जाएगा, 13 चौको 52, ये आ गया, हो गया। ये देखिए फिर कॉमन हो गया, तो अब ये आ गया एक्स प्लस 14 और एक क्या है एक्स माइनस 13 बराबर 0। आइए अब आगे तो आप जानते हैं इन दोनों ब्रैकेट का गुणा कितना है? 0 है। तो या तो ये ब्रैकेट 0 होगा या तो एक 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। चलिए आइए यहाँ पर आप लिख लो x प्लस 14 बराबर 0। अतः x बराबर क्या हो जाएगा? 14 है, ये इधर आ जाएगा माइनस 14 हो जाएगा। एक वैल्यू तो आ गई, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए सवाल में क्या दिया गया था? धनात्मक संख्या होनी चाहिए, ये हमारी ऋणात्मक आ गई। क्या आ गई? तो ये नहीं ली जाएगी, ये अग्राह्य है। क्या है? अग्राह्य है। अग्राह्य का मतलब ये ग्रहण करने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संख्या हमको धनात्मक चाहिए और ये ऋणात्मक आई है, तो इससे फुर्सत मिल गया है। अब इसमें आ जाइए, यहाँ लिखिए यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो तब x बराबर 13 इधर आ जाएगा, ये धनात्मक आ जाएगा। नहीं आ गया? यही होगी हमारी एक संख्या 13 आ गई, नहीं ये धनात्मक आ गई, नहीं आई। तो ये संख्या 2 ही उत्तर आए, एक माइनस 14 आया तो ऋण होने की वजह से उसको लिया नहीं, और एक क्या आया? धन 13, ये होगी। तो अगर एक 13 हो जाएगी, एक 13 हो जाएगी, x 13 होगी, तो एक इसमें एक जोड़ के लाना है ना, तो एक 14 हो जाएगी। संख्याएं क्या हो गई? 13 और 14, ठीक है। अतः जो संख्याएं आई आपकी वो एक तो 13 आ गई तथा 13 प्लस 1 बराबर 14। हमें लगता है चीजें समझ में आ गई होंगी ना। एक 13 आ गई, एक 14 आ गई, ठीक।